नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में पीएम मोदी के सामने बढ़ती मुश्किलों की, पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक की, बात करेंगे यूपी में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार की, जानेंगे राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की जीत के फॉर्मूले को, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आदि पुरुष के डायलॉग में हुए बदलावों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में हम नेता जीतनराम मांझी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, महागठबंधन छोड़ चुकी है हम, जल्दी ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है हम। मुंबई में उद्धव आदित्य के करीबियों के यहां ईडी की रेड, 12,500 करोड़ के कोविड सेंटर स्कैम में एक्शन, 15 ठिकानों पर तलाशी जारी, कोरोना काल में हुए घोटाले की जांच शुरू। योग दिवस पर गुजरात में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, डायमंड नगरी सूरत में 12 किलोमीटर लंबी लाइन में 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स, 195 अंकों की तेजी के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 63,588 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 41 अंक बढ़कर 18,558 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के लिए अमेरिकी दौरे पर हैं। पूरे देश की नजरें पीएम मोदी के दौरे पर लगी हुई हैं, लेकिन इस दौरे पर पीएम मोदी के स्वागत से ज्यादा खबरें हैं उनके विरोध को लेकर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखे जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी से कड़े सवाल पूछने को कहा जा रहा है। तो क्यों पीएम मोदी का अमेरिका में हो रहा है विरोध, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर सवाल तो पहले ही उठ रहे थे। अब इन सवालों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मुश्किल में आते दिख रहे हैं। अमेरिका के 75 सांसद और कांग्रेस प्रतिनिधियों ने बाइडेन को पत्र लिखा है, जिसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर पीएम मोदी से कड़े जवाब सवाल की मांग की गई है। पत्र लिखने वाले अधिकांश सांसद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष भारतीय मूल की नेता प्रमीला जयपाल और सीनेटर क्रिसवान होलेन की ओर से पत्र लिखा गया है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले सीनेटरों में बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरेन और रिचर्ड डर्बिन, जेरोल्ड नाडलर, ग्रेस मिंग, एलिजा स्लॉटकिन, सेठ मोल्टन, लिंडा सांचेज और मैक्सवेल फ्रास्ट भी शामिल है। सांसदों ने अपनी चिंताओं को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस इन इंडिया में राजनीतिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती का दस्तावेज है। साथ ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अल्पसंख्यकों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक रूप से प्रेरित कार्रवाई में चिंताजनक वृद्धि का विवरण भी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हवाला देते हुए कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो अतीत में अपने जीवंत और स्वतंत्र प्रेस के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रेस की स्वतंत्रता की इसकी रैंकिंग में काफी गिरावट भी आई है। लगातार 5वें वर्ष सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत को पहले स्थान पर रखा गया है। पत्र में हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते। ये निर्णय भारत के लोगों को लेना है, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े हैं। पत्र में कहा गया है कि जो बाइडेन मोदी के साथ मुलाकात के दौरान ये मुद्दे उठाए और जवाब मांगे। इस बीच पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में होने वाले संबोधन का भी विरोध हो रहा है। अमेरिका की 2 महिला सांसदों इल्हान उमर और रशीदा तलीब ने पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अमेरिका की 2 महिला सांसदों इल्हान उमर और रशीदा तलीब ने पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दोनों ने ही ट्विटर के जरिए ये घोषणा की है। इल्हान और रशीदा का कहना है कि उन्होंने भारत में मानवाधिकार रिकॉर्ड को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब निगाहें इस बात की है कि जब बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी तो क्या सवाल जवाब होंगे। वैसे नजरें तो देश की पटना पर भी टिकी हुई है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है, जिसमें 1.5 दर्जन से करीब सीएम और पार्टी प्रमुख पहुंचेंगे। तो क्या है विपक्ष की इस बैठक का एजेंडा, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता की कोशिश तेज हो गई है। विपक्ष की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होना है। सीएम नीतीश कुमार की नियुक्ति पर तमाम प्रमुख विपक्षी दलों के नेता पटना पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो एक दिन पहले ही पटना पहुंच जाएंगी और वो 22 जून को पहले आरजेडी चीफ लालू यादव से मुलाकात करेंगी और फिर अगले दिन विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी। सीएम आवास में ये बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
जरूरत पड़ी तो ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। विपक्षी एकजुटता की इस पहली बैठक में कई अहम मामलों पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। ये भी साफ किया जाएगा कि यूपीए का ही विस्तार किया जाएगा या फिर नया गठबंधन तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। सभी दल एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कुछ राज्यों को छोड़ अधिकांश राज्यों में सहमति बनती भी दिखाई दे रही है। पहली बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों पर मंथन होगा। साथ लड़ने पर सहमति, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, दलों और नेताओं की भूमिका पर भी मंथन होने की संभावना है। लेकिन पीएम मोदी को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। बैठक में स्वागत भाषण नीतीश कुमार देंगे तो बैठक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण से समाप्त होगी। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बैठक में दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए केंद्र के विधेयक पर सबसे पहले चर्चा कराई जाना चाहिए, जिससे विपक्षी एकजुटता में भी मदद मिलेगी। ऐसे में साफ है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही इस बात के संकेत भी है कि जुलाई से संयुक्त विपक्ष के कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। दरअसल कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों की कोशिश है कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार मैदान में रहे, जिससे बीजेपी विरोधी वोट का बंटवारा नहीं हो। बैठक में इस फॉर्मूले को धरातल पर उतारने के लिए एक कमेटी बन सकती है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए समिति भी बन सकती है। साथ ही विपक्षी गठबंधन में एक समन्वय समिति भी पहली बैठक में संभव है। साथ ही इस गठबंधन के संयोजक पर भी फैसले के आसार हैं। बैठक से पहले ये तो साफ हो गया है कि अब कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभानी है। जिस तरह से राहुल गांधी को समापन भाषण देने के लिए चुना गया है, उसका संदेश पूरे देश में पहुंच रहा है। खासतौर पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां अब तक कांग्रेस से गठबंधन के नाम पर दूर भागने वाले सपा चीफ अखिलेश यादव के सुर भी बदल गए हैं। कुछ दिनों पहले तक अखिलेश यादव यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे। अमेठी और रायबरेली में भी सपा के मजबूत उम्मीदवार की खोज कर रहे थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के परिणामों ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। सपा के सहयोगी ही अखिलेश को नसीहत दे रहे हैं कि अगर यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय पूरे देश का मुसलमान कांग्रेस की ओर देख रहा है। जहां कांग्रेस जाएगी वहीं अल्पसंख्यकों का वोट भी जाएगा, यानी मुसलमान उसी गठबंधन को वोट करेगा जिसमें कांग्रेस शामिल होगी। इसलिए कांग्रेस को अपने पाले में रखना जरूरी है। आरएलडी के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मुस्लिम कांग्रेस की ओर देख रहे थे। इसलिए कांग्रेस के बिना यूपी में विपक्ष का मोर्चा तैयार नहीं हो पाएगा। यूपी से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी अखिलेश यादव पर दबाव बना रही है। इसके बाद अखिलेश यादव के सुर भी अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस यूपी में उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेती है तो सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन से परेशानी नहीं होगी। और संकेत इसी बात के हैं कि कांग्रेस को यूपी में अखिलेश का नेतृत्व स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बदले में दिल्ली के लिए सपा को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से उचित हिस्सेदारी भी देनी होगी। ऐसे भी सभी की निगाहें अब पटना पर है। अगर कांग्रेस नेताओं के साथ अखिलेश की बात हुई तो इसका असर यूपी में जल्दी ही दिखना शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में भी कांग्रेस और सपा में गठबंधन हो सकता है। वैसे इस लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा राज्य कांग्रेस के पास है। ऐसे में अपनी सत्ता बचाने के लिए राजस्थान कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले पर राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। सीएम अशोक गहलोत ने अब संघ और बीजेपी को सीधे निशाने पे ले लिया है। जालोर में उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस सांप्रदायिकता फैलाते हैं। ये लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। बीजेपी गाय को लेकर राजनीति करती है, जबकि गायों की सेवा में हमेशा कांग्रेस आगे रही है। हम गायों के नाम पर वोटों की बात नहीं करते, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? गहलोत ने कहा कि कुछ लोग राजनीति के लिए हिंदू बन गए। जो लोग हिंदू धर्म की बात भी नहीं करते थे, आज खुद को इसका ठेकेदार बता रहे हैं। हम राजस्थान में बीजेपी का एजेंडा नहीं चलने देंगे। हम राजस्थान में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं बनने देंगे। गहलोत ने बीजेपी को संघ के हिंदुत्व पर निशाना साधा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस बार चुनाव में कांग्रेस 2018 वाली गलतियां नहीं करेंगी। गहलोत ने कहा कि 2018 में 6 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हुआ। 5 राज्यों में सबसे आखिरी के चरण में राजस्थान में चुनाव कराए गए थे, इसलिए यहां 12 से 19 नवंबर तक नामांकन भरने का काम हुआ था और कांग्रेस की पहली सूची 15 नवंबर को आई, यानी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 3 दिन बाद, और अंतिम समय तक उम्मीदवारों के नाम घोषित होते रहे।
जिस कारण पार्टी के 100 उम्मीदवार चुनाव हार गए। इस बार यह गलती नहीं होगी। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव के ऐलान से 2 महीने पहले ही घोषित हो जाएंगे, यानी अगस्त में कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी जिसमें 100 से ज्यादा नाम होंगे। उम्मीदवार का नाम जल्दी ही घोषित होने से उन्हें मतदाताओं के साथ बूथ को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। अशोक गहलोत का दावा है कि कांग्रेस शासन में राजस्थान में विकास हुआ है, चारों ओर शांति है, तो दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में सिर्फ अशांति ही दिख रही है। 50 दिन से ज्यादा मणिपुर में जाति टकराव चल रहा है। विपक्षी नहीं सत्ताधारी दल के विधायकों को भी अपनी सरकार पर भरोसा नहीं बचा है। वो केंद्र से मदद की अपील भी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 50 दिनों से मणिपुर अशांत है, लेकिन अभी तक दिल्ली में ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस समेत मणिपुर के 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर बवाल का सूत्रधार होने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वो तत्काल दखल देकर टकराव से पैदा हुए संकट का समाधान सुनिश्चित करें। बीजेपी के 9 विधायकों ने भी केंद्र सरकार से राज्य में विश्वास बहाली के प्रयास करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार पर जनता को भरोसा नहीं रह गया है। बाद में इसमें से 8 विधायक ने खुद को बयान से अलग भी कर लिया था, लेकिन मणिपुर में हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। आज भी राज्य में अलग अलग जगह से टकराव की खबरें आती रही। सरकार ने स्कूलों को 1 जुलाई तक बंद रखने का फैसला भी किया। इंटरनेट पर बैन भी 25 जून तक आगे बढ़ा दिया गया। कई जिलों में अभी से कर्फ्यू लागू है। राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि मणिपुर ईस्ट के थंगजिंग, कांगचुप क्षेत्र के गेलजैंग और सिंगड़ा के कुछ स्थानों पर टकराव की खबरें आ रही है। जहां से भी टकराव की खबरें आ रही है, तुरंत मौके पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं। राज्य में 3 मई से जातीय टकराव शुरू हुआ। तब से अब तक 150 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। हालात में सुधार ना होता देख राज्य के कई विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी के साथ बैठक करने के लिए भी समय मांग चुके हैं। विपक्षी दलों ने पीएम से अपील की है कि वो खुद सभी पक्षों से शांति की अपील करे। मणिपुर में पीएम कब शांति की अपील करते हैं, इस पर नजरें सभी की हैं। मणिपुर में जाति टकराव चल रहा है तो महाराष्ट्र में राजनीति टकराव है। बीते दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य में गद्दार दिवस मनाया, तो आज विराट मार्च का ऐलान कर दिया। तो कब निकाला जाएगा ये विराट मार्च, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई महापालिका के काम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने विराट मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। ये विराट मार्च 1 जुलाई को निकाला जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व आदित्य ठाकरे करेंगे। बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने ये कदम सीएम एकनाथ शिंदे के एक्शन के बाद उठाया है। एकनाथ शिंदे ने एमवीए कार्यकाल के दौरान बीएमसी के खर्च में 12,000 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार की एसआईटी जांच का ऐलान किया है और इसके बाद अब बीएमसी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीएमसी इस समय भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई है। बीएमसी का कार्यकाल समाप्त हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बीजेपी हार के डर से बीएमसी का चुनाव कराने को तैयार नहीं हो रही है। मानसून की तरह नगर निकायों के चुनावों में भी देरी हो रही है। बीएमसी जनता के पैसों की बर्बादी कर रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे बीएमसी में चल रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। अगर एमवीए के सहयोगी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसमें भाग लेना चाहती है तो उनका स्वागत किया जाएगा। ठाकरे ने कहा है कि सरकार सड़क और अन्य परियोजनाओं में बीएमसी के वित्तीय घोटाले की जांच के लिए एसआईटी के साथ मिलकर लोगों को भ्रमित कर रही है। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि शिंदे और उनकी टीम इतनी बार नई दिल्ली क्यों दौड़ती रही और हैरानी जताई गई कि क्या उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों से नोटिस मिल रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आदिपुरुष की। बॉलीवुड के फैंस को लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार था। ट्रेलर को देखकर कहा जा रहा था कि यह फिल्म काफी अच्छी होगी, लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई वैसे ही कोहराम मच गया। हर कोई फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर को भला बुरा कहने में लगा है। ऐसे में मेकर्स ने अब फिल्म को लेकर बड़ा फैसला किया है। तो क्या है वो फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में जब जब ऐतिहासिक फिल्म बनती है तब तब उस पर विरोध होता है। खासकर भगवान के ऊपर बनी फिल्मों को लेकर बवाल जरूर होता है। अब थोड़े दिन पहले ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर बनी फिल्म आदिपुरुष को रिलीज किया गया था। अब उसे लेकर हंगामा हो गया है। इसकी वजह उसके डायलॉग्स हैं, जिसका हर तरफ विरोध हो रहा है। इस बवाल के बाद मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने ऐलान कर दिया है कि सभी विवादित डायलॉग्स बदल दिए जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर फिल्म को दिखाया जाएगा।
हनुमान जी के हों या रावण के, मेकर्स उन 5 डायलॉग्स को चेंज करने का काम कर डाला है जो दर्शकों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही थी। फिल्म इन सभी चेंजेस के साथ सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। फिल्म का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये क्लिप कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की वाले सीन का है। शेयर किए गए वीडियो के अनुसार मेघनाथ जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका की। आपको बता दें कि जिस तरह की फिल्म आदिपुरुष बनाई गई है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद न सिर्फ आम जनता ने बल्कि कुछ सेलेब्स ने भी मेकर्स की निंदा की है। रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने इस फिल्म की जमकर आलोचना की। अब देखना होगा कि इस बदलाव के बाद लोगों को फिल्म पसंद आती है या नहीं। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DP लाइव। नमस्कार।